नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 6 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरबीआई के बारे में। जब हम यूनिट 6 के सिलेबस पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक मेंशन है। मतलब यह प्रीलिम्स की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करें इसके पहले आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आप जानते भी हैं कि मुंबई को हमारे देश की फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है और वाणिज्यिक राजधानी होने के नाते जितनी भी बड़ी बैंकें हैं उन सब का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई भी मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना एक विशेष अधिनियम के द्वारा की गई है जिसे कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, जो कि 1934 में आया था। इसे हम शॉर्ट में आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं। इसके द्वारा ही आरबीआई की स्थापना हुई है। आरबीआई के कार्यकारी बोर्ड में टोटल 5 सदस्य हैं। एक है गवर्नर और 4 हैं डिप्टी गवर्नर, और यही पांचों लोग मिलकर आरबीआई को रन करते हैं। आरबीआई के स्वामित्व की बात करें तो इसे पूरी तरह भारत सरकार ओन करती है, लेकिन आरबीआई एक ऑटोनॉमस मतलब कि स्वायत्त संस्था है। मतलब यह अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अगर हम आरबीआई की भूमिका की बात करें तो आरबीआई की भूमिका हमारे देश में एक केंद्रीय बैंक की है। इसका प्रमुख कार्य है हमारे देश में मौद्रिक नीति जारी करना, वित्तीय स्थिरता लेकर आना और बैंकों के रेगुलेशन का काम करना। आरबीआई पूरे देश में 21 रीजनल हेडक्वार्टर के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है। इसके एक एक बिंदुओं पर हम डिटेल से बात करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से बिंदुओं पर अध्ययन करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में, आरबीआई की स्थापना और उसके इतिहास के बारे में। आरबीआई का लोगो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई गवर्नर और गवर्निंग कमेटी के बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है, उसके बारे में, और आरबीआई के काम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसी तरीके से उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक है और लास्ट में हम आरबीआई से जुड़े हुए अदर फैक्ट्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आरबीआई की स्थापना और उसके इतिहास की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले देखा है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है और यह हमारे देश का केंद्रीय बैंक है और देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति क्या होती है? किसी भी देश के अंदर मुद्रा के प्रवाह को, आपको पता होगा कि इकोनॉमी में मुद्रा का प्रवाह जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मुद्रा के प्रवाह को हम तरलता या लिक्विडिटी भी कहते हैं और यही तय करता है कि देश के अंदर महंगाई कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, ग्रोथ रेट कितनी होगी और भी अलग अलग चीज़ों को मुद्रा के प्रवाह के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। और इसे नियंत्रित करने के लिए जो हमारी मुख्य संस्था है वह आरबीआई है। और आरबीआई हम जैसे सामान्य नागरिकों के साथ लेन देन नहीं करता है, यह केवल बैंकों के साथ लेन देन करता है। मतलब इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के शासनकाल में हिल्टन यंग कमीशन, जिसको हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं, उसके द्वारा की गई है। और इसकी स्थापना के लिए एक एक्ट लाया गया है जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं। 4 बड़े रीजनल हेडक्वार्टर की बात करें तो नॉर्थ में दिल्ली है, साउथ में चेन्नई है, पूर्व में कोलकाता है और उत्तर मध्य में कानपुर है। और इस तरीके से ये 4 बड़े रीजनल हेडक्वार्टर हमें आरबीआई के देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली हम यह मानकर भी आए हैं कि भैया उत्तर भारत में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और उत्तर मध्य में कानपुर। आरबीआई के लोगों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आरबीआई का लोगो कुछ इस प्रकार है, आप देख रहे होंगे इस चित्र को। इसमें एक टाइगर बना हुआ है और ये टाइगर एक पाम ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। मतलब पाम ट्री और टाइगर जो है यह मिलकर आरबीआई का लोगो बनाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। आरबीआई का गवर्नर आरबीआई का सबसे मुख्य अधिकारी होता है। यही सबसे मुख्य अधिकारी है जो निर्णय लेगा। इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल
3 वर्ष का होता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसे 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसी तरह भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर हैं जो आरबीआई के गवर्नर बने वो हैं सर सीडी देशमुख। मतलब ओवरऑल ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, लेकिन अगर हम इंडियन की बात करें तो सीडी देशमुख पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर हैं। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में संजय मल्होत्रा फिलहाल आरबीआई के गवर्नर हैं। दोस्तों, गवर्नर में 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर है जो सबसे लंबे समय के लिए गवर्नर रहा है। इसका आंसर आएगा वी रामाराव। बेनेगल रामाराव ये गवर्नर है जो सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। और ऐसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे न्यूनतम अवधि वाला गवर्नर कौन है। इसका आंसर है अमिताभ घोष। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन सी बात है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और इसका आंसर आप जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर भी हैं। चलिए आगे की बात करें तो आरबीआई को मैनेज करने वाली कमेटी जो है वो उसकी गवर्निंग कमेटी कहलाती है और इसमें टोटल 21 मेंबर है। इन 21 मेंबर को हम इस फ्लो चार्ट के जरिए समझते हैं। ये डायरेक्टर बोर्ड कहलाता है और इस डायरेक्टर बोर्ड में टोटल 21 मेंबर है। इन मेंबर्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला ऑफिशियल मेंबर मतलब हम इनको बोल देते हैं सरकारी, और नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब ये सरकारी मतलब ये गैर सरकारी है। मतलब इन्हें नियुक्त भले ही सरकार कर रही है लेकिन इनकी नियुक्ति वैधानिक नहीं होती। और ऑफिशियल मेंबर की अगर हम बात करें तो आरबीआई में 5 ऑफिशियल मेंबर होते हैं जिसमें 1 गवर्नर है और 4 उनके डिप्टी गवर्नर है। और इस फ्लोचार्ट में एक चीज़ थोड़ी मिसमैच है, इसके अलावा 2 और लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं। और इस प्रकार ऑफिशियल मेंबर होते हैं टोटल 7। 1 गवर्नर रहेगा, 4 डिप्टी गवर्नर रहेंगे और 2 गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी रहेंगे। मतलब ये 5 + 2 बराबर हो गया 7। और इस तरीके से जो 14 मेंबर हैं हमारे वो नॉन ऑफिशियल रहने वाले हैं और ये सभी के सभी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड रहेंगे। इसमें से 4 वेरियस सेक्टर से आने वाले लोग रहेंगे, 10 वेरियस सेक्टर से आने वाले लोग रहेंगे जिसमें से 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल रहने वाले हैं और 8 लोग अलग अलग क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के विद्वान आने वाले हैं। इसके अलावा 4 जो लोकल बोर्ड्स हैं, 4 लोकल बोर्ड्स मतलब वही भैया आपका हो गया दिल्ली, आपका चेन्नई, इसके अलावा मुंबई और इसके अलावा कोलकाता। इन चारों रीजनल हेडक्वार्टर के जो डायरेक्टर रहेंगे वो भी इसके मेंबर रहेंगे। और इस प्रकार ये 21 लोग मिलकर आरबीआई को क्या करते हैं, चलाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आरबीआई की गवर्निंग कमेटी में टोटल 21 मेंबर हैं। चलिए इस मैप को एक बार और देख लीजिए। टोटल 21 मेंबर, 7 मेंबर जो है वो ऑफिशियल हैं जबकि उससे दुगने 14 मेंबर जो है वो नॉन ऑफिशियल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के मुख्य कार्य की बात करें तो आरबीआई का मुख्य कार्य है देश की अर्थव्यवस्था को ठीक तरीके से चलाना और इसके लिए जो सब भी काम करने पड़ेंगे वो आरबीआई करता है। जैसे मुद्रा के प्रवाह को और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वह मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति को जारी करता है, देश के अंदर नोट को जारी करता है, इसके अलावा बैंक को रेगुलेट करने का काम करता है, इसके अलावा सरकार को समय आने पर लेन देन और ऋण प्रबंधन का काम करता है। मतलब गवर्नमेंट के लिए बैंकर की भूमिका निभाता है। एक एक बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो आरबीआई की मौद्रिक नीति मतलब आरबीआई बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी बनाता है और इस पॉलिसी में वह कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेपो रेट, और इनके द्वारा वह मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। यह सब इंस्ट्रूमेंट क्या है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम आगे चलकर एक इकोनॉमिक्स बेसिक की सीरीज़ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक बेसिक की सीरीज़ का इस चैनल पर नाम होने वाला है इजी नॉमिक्स और यह इजी नॉमिक्स की जो सीरीज़ है वह आपको जनवरी से इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी
जहां हम इकोनॉमिक्स के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सिलेबस हम सिर्फ एमपीपीएससी को देखते हुए कवर कर रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स पर जीरो से जो हमारा सिलेबस होगा वो इस इजीनॉमिक्स सीरीज़ में शुरू होने वाला है, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको जनवरी से इसी यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो वहीं पर हम इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए बस आपको इतना समझना है कि आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा कर देश में मुद्रा के प्रवाह को संभालता है, और इसी मुद्रा के प्रवाह को संभाल कर वह देश के अंदर महंगाई को भी नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा आरबीआई का दूसरा काम है बैंकिंग पर्यवेक्षण। वह सुपरविज़न करता है, जैसे बैंकों को लाइसेंस देना, नियम बनाना, समय समय पर उनका ऑडिट करना, और अगर कोई नियम कानून तोड़ा जा रहा है तो कार्रवाई करना। ये सारे के सारे काम आरबीआई बैंकिंग सुपरविज़न के अंतर्गत करता है। इसके अलावा आरबीआई का एक और काम है डिजिटल भुगतान को मेंटेन करना। दोस्तों, हमारे देश में डिजिटल भुगतान के लिए हमने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो है वह बनाया है, और यह कॉरपोरेशन आरबीआई के साथ मिलकर एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देता है। ये सभी की सभी प्रणालियाँ पेमेंट करने का एक सिस्टम है। इसके अलावा आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है समस्त नागरिकों को अर्थव्यवस्था में शामिल करना, और यह आरबीआई की प्राथमिकता है। और हम जानते हैं कि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या गाँव में रहती है, और वह कम आय वाले समूह में वर्गीकृत है, जिनकी बैंक तक पहुंच नहीं है। इसलिए आरबीआई बैंक मित्र और जनधन योजनाओं जैसी पहल के द्वारा ग्रामीण पहुंच उपलब्ध करा रहा है, ताकि दूर दराज के लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकें। मोबाइल बैंकिंग से वह लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आरबीआई वित्तीय साक्षरता भी जो है वह लोगों को प्रदान कर रहा है, ताकि सभी लोग जुड़ सकें और हमारे देश में वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की मुहिम पूरी हो सके। इसके अलावा आरबीआई का सबसे प्रमुख काम होता है उसका मॉनेटरी वर्क मतलब मौद्रिक कार्य, क्योंकि आरबीआई हमारे देश में मुद्रा और जो करेंसी है उसकी सप्लाई से जुड़े हुए काम भी करता है, जैसे बैंक नोट जारी करना। दोस्तों, आरबीआई का इम्पॉर्टेंट काम यह है कि वह देश के अंदर चलने वाले सभी बैंकों के नोटों को जारी करता है, लेकिन केवल 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर। 1 रुपये के सिक्के और नोट सीधे सरकार जारी करती है, और सरकार के अंतर्गत इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय को दी गई है। हालांकि चलाने की जिम्मेदारी फिर भी किसकी होती है? आरबीआई की होती है, लेकिन जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। इसी के साथ साथ जो आरबीआई है वह सरकार का बैंकर होता है, मतलब वह केंद्र और राज्य सरकार को समय समय पर सलाह देता है, उनके खातों को मैनेज करता है, उन्हें शॉर्ट टर्म लोन देता है, और भी वह सारे काम करता है जो सरकार को ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, मतलब जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वह होने वाला है कमर्शियल बैंक्स, वहीं पर मैं आपको ये समझाऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि आरबीआई जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं उनका बैंकर होता है, और यह बैंकों का सीआरआर रखता है और बदले में ऋण देता है, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात कर लेंगे। इसके अलावा यह अंतिम ऋणदाता है, मतलब अगर इन बैंकों को संकट के समय कोई सहायता नहीं देगा तो ये आरबीआई के पास जाकर मदद मांगेंगे और आरबीआई उनकी मदद कर देगा। इसके अलावा देश के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार को भी ये मैनेज करता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार हमें विदेशी वस्तुओं को खरीदने में मदद करता है। जैसे हमें अगर कोई सेना की डील करनी है या फिर हमें कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है तो हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। हमें अगर पेट्रोल खरीदना है, पेट्रोलियम, तो भी हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। तो आरबीआई देखता है कि देश में विदेशी मुद्रा का भंडार बना रहे। इसके अलावा यह मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करता है, मतलब यह देखता है कि देश के अंदर जो करेंसी है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वह कम करता है, और अगर कम है तो फिर उसे वह बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये सभी काम आरबीआई करता है। इसके अलावा आरबीआई के कुछ जनरल वर्क्स भी हैं, जैसे यह सभी बैंकों का नियामक होता है, मतलब आरबीआई अपने एक्ट 1934 के द्वारा
और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा सभी बैंकों को रेगुलेट करने की शक्ति रखता है। मतलब यह बैंकों को लाइसेंस देने से लेकर सारी चीज़ों को देख सकता है और उनके लाइसेंस को रद्द भी कर सकता है। इसके अलावा उन पर कानूनी कार्रवाई करना, जुर्माना लगाना जैसी भी शक्तियाँ रखता है। इसके अलावा आरबीआई मोटिवेट करने का भी काम करता है। यह वित्तीय प्रणाली के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे काम करता है, ठीक है। जैसे लोगों के अंदर बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है, एजुकेशन देता है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग व्यवस्था में शामिल हो सकें और देश एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में सामने आए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भारत में आखिरकार नोट जो है उनका मुद्रण मतलब उनकी प्रिंटिंग कहाँ पर होती है और जो सिक्के हैं उनको कहाँ पर ढाला जाता है। चलिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, इसको मैनेज कर लेना आप। आगे की अगर हम बात करें तो भारत में मुद्रा जो है वह मुद्रा नोट की अगर हम बात करें तो भारत में 4 ऐसी प्रेस है जहाँ पर प्रिंटिंग की जाती है हमारी करेंसी की। एक है महाराष्ट्र के नासिक में, दूसरी है मध्य प्रदेश के देवास में, तीसरी है कर्नाटक के मैसूर में और चौथी है पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। आप इसे बहुत ही इजी तरीके से याद रख सकते हैं। पहला है देवास जो कि एमपी में है, दूसरा है नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, तीसरा है मैसूर जो कि कर्नाटक में है और चौथा है शालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ये चारों वो जगह है जहाँ पर हमारे देश में मुद्रा को प्रिंट किया जाता है। इसमें से ध्यान देने वाली बात यह है कि नासिक और देवास की प्रेस पूरी तरह भारत सरकार की है, जबकि मैसूर और सालबोनी की प्रेस आरबीआई के अंदर ही आने वाली एक कंपनी है BRBNML। मतलब यह है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉनेटरी लिमिटेड है। मतलब यह देश के अंदर ही आरबीआई के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। सिक्के की अगर हम बात करें तो भारत में सिक्के 4 मिनटों में मतलब टकसालों में ढाले जाते हैं और ये हैं मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। इसके अलावा इन चारों मिनटों के स्वामित्व की हम अगर बात करें तो ये भारत सरकार के पास है। यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1906 के अनुसार भारत में 1000 रुपये तक के सिक्के ही जारी किए जा सकते हैं और आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हम मैक्सिमम 10,000 रुपये तक के नोट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 रुपये का नोट वह मुद्रा है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब इसमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर ना होकर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये की नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या है। मतलब इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दोस्तों यह वह सिस्टम है जिसे 1957 में आरबीआई के द्वारा अपनाया गया है। इसके अनुसार अब आरबीआई को देश में नोट जारी करने के लिए एक न्यूनतम राशि अपने पास रखनी होगी, मेंटेन करनी होगी और यह है 200 करोड़ रुपए। यह 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए जो है वह गोल्ड के फॉर्म में होने चाहिए। मतलब अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ है और इस 200 करोड़ में 115 करोड़ गोल्ड है और बचा हुआ जो है 85 करोड़ ये विदेशी मुद्राएं हैं। कोई भी हार्ड करेंसी यहाँ पर हो सकती है, जैसे डॉलर हो सकती है या पाउंड हो सकती है। तो आरबीआई जितनी चाहे उतनी नोट छापने के लिए स्वतंत्र है और इसी पद्धति को कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई की इनकम और आरबीआई के एक्सपेंडिचर क्या है। दोस्तों आरबीआई की आय ज़्यादातर विदेशी मुद्रा को खरीदने या बेचने से या फिर बाज़ार में लेन देन करने से, सरकारी बॉन्ड बेचने से या फिर विदेशी मुद्रा संपत्तियों को से मिलने वाले ब्याज से, बैंकों में जमा होने वाले ब्याज से या बैंकों को ऋण देने पर जो ब्याज मिलता है उससे प्राप्त होती है। कुल मिलाकर आरबीआई देश के अंदर बैंकिंग गतिविधियों से ही पैसा कमाता है। और आरबीआई के खर्चे क्या हैं? जैसे नोट छापने का खर्चा है, कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है, बैंकों को कमीशन भी देना पड़ता है
और जो डीलर होते हैं जैसे कि जो बॉन्ड बेचते हैं उन डीलर को कमीशन देना होता है, ये आरबीआई के खर्चे हैं। चलिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, आरबीआई अधिशेष हस्तांतरण क्या है। दोस्तों ये मुद्दा पिछले कुछ सालों में बहुत ही उभर कर बार बार सामने आया है ना। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में आरबीआई सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है अधिशेष, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार आरबीआई सरप्लस क्या होता है। आरबीआई सरप्लस जो है वह हिस्सा है जो आरबीआई के पास शेष बच जाता है। मतलब अगर हम आरबीआई के कुल व्यय को देखें तो उसकी शुद्ध आय का लगभग 1/7 है। मतलब कुल मिलाकर आरबीआई का खर्चा बहुत कम है जबकि उसकी आय बहुत ज़्यादा है। तो आरबीआई अपने खर्चे को घटाने के बाद जो भी पैसा बचता है वह आरबीआई अलग रख देता है, जो कहलाता है आरबीआई सरप्लस। और इस आरबीआई सरप्लस का कुछ हिस्सा आरबीआई सुरक्षित रखता है और बाकी सब सरकार को दे देता है। अब सरकार का यह कहना है कि आरबीआई को और अधिक हिस्सा सरकार को देना चाहिए क्योंकि आरबीआई के पास पहले से ही पर्याप्त फंड रखा हुआ है। जबकि आरबीआई का कहना है कि अगर ज़्यादा हम लाभांश देंगे, ज़्यादा पैसा सरकार को देंगे तो इससे मार्केट में मुद्रास्फीति मतलब महंगाई हमें और तेज़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अगर सरकार को ज़्यादा पैसे दिया जाएगा तो वह सरकार के द्वारा वह पैसा बाज़ार में आ जाएगा, और जब भी बाज़ार में ज़्यादा पैसा आता है तो बाज़ार में लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे बाज़ार में मांग बढ़ जाती है। और मांग अगर बढ़ गई और सप्लाई अगर उतनी ही रही तो हमें महंगाई देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह सरप्लस ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इसके अलावा एक और बात है, आरबीआई की स्वायत्तता क्या है। देखो भाई, आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक के रूप में मौजूद है और यह एक ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त संगठन है। और लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इसकी स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। जैसे धारा 30 की अगर हम बात करें तो धारा 30 जो है आरबीआई एक्ट की, वह सरकार को यह अधिकार देती है कि वो कभी भी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। इसके अलावा धारा 58 जो है वह केंद्रीय बोर्ड को सीमित करने का प्रयास करती है। वह केंद्रीय बोर्ड को कहती है कि अगर आपको कोई भी रेगुलेशन से संबंधित नियम बनाना है तो पहले आपको केंद्र सरकार की स्वीकृति लगेगी। इसके अलावा धारा 7(1) ये कहती है कि केंद्र सरकार जनता के हित के किसी भी मामले में इस आरबीआई बैंक को निर्देश दे सकती है। जैसे नोटबंदी का निर्देश भी इसी धारा के अंतर्गत दिया गया था। हालांकि इसके लिए आरबीआई गवर्नर से परामर्श करने की जो है अनिवार्यता है। दोस्तों ये तो नियम कानून की बात हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आरबीआई की स्वायत्तता को कुचलने का प्रयास कई सालों से हमारे देश में लगातार हो रहा है। जैसे आज़ादी के बाद अभी तक हमने देखा है कि हर 10 में से 7 आरबीआई गवर्नर जो है वह वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ होता है। मतलब 70% जो भी गवर्नर बनते हैं आरबीआई के वो वित्त मंत्रालय से होते हैं, जो कि आरबीआई के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा करते हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें 21 लोग हैं और 21 में से 12 लोग केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वह किताबी तौर पर तो एक स्वायत्त संगठन के तौर पर नज़र आता है, लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत पर उतरते हैं तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इसकी स्वायत्तता पर बीच में बाधक बनने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब लास्ट स्लाइड पर आते हैं। हम बात करते हैं आरबीआई से जुड़े हुए अन्य फैक्ट क्या है। भाई आरबीआई का जो आदर्श वाक्य है वो है ग्राहक सर्वोपरि। आरबीआई अपना खाता 1 जुलाई से 30 जून रखते आया है, लेकिन बीते दिनों एक कमेटी हमारे देश में बनी थी जिसका नाम है बिमल जालान कमेटी। और बिमल जालान कमेटी ने कहा कि अब आरबीआई को अपना जो कल्चर है वह बदलना चाहिए और अब हमारे देश में आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वह बदलकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई हमारे देश में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है जिसका स्वामित्व पूरी तरह भारत सरकार के पास है, और हम पहले भी देख चुके हैं इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था आरबीआई से जुड़ा हुआ पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल है ram.x.notes, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगी। हम मिलते रहेंगे इसी तरह मज़ेदार वीडियो में। आप भी बने रहिए। नमस्कार।